हेलो एवरीवन। कल हमने किया था कि मैनेजमेंट के मीनिंग और उनकी करेक्टरिस्टिक, और कल हमने ये केस स्टडी छोड़ दी थी, तो आज हम पहले इसे कवर करेंगे, उसके बाद हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स। बाकी आपने अगर कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जाके पहले उस वाली वीडियो को देखो, पहले मीनिंग समझ में आएगा, उसी के बाद आप अगले चैप्टर को आगे समझ सकते हो। तो केस स्टडी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कि जीई कंपनी के मैनेजमेंट मंत्रा के बारे में दे रखा है, जिसमें कि जैक विल्च एक पर्सन है, सीईओ है जीई कंपनी के। तो 1981 में उन्होंने क्या किया था, एंटर किया था जीई कंपनी में। उसके बाद उस टाइम पे उस जो कंपनी है उसकी वेल्थ जो थी वो $13 बिलियन थी। उसके बाद क्या हुआ, 2000 में जो उनकी टर्नओवर जो है वो मैनी फोल्ड हो गई। जी की वेल्थ जो है वो 2000 में $500 बिलियन हो गई थी। तो क्या सीक्रेट था वेल्थ सक्सेस का? तो सबसे पहले है क्रिएट ए विज़न एंड देन इग्नाइट योर ऑर्गेनाइजेशन टू मेक दिस विज़न अ रियलिटी। तो उन्होंने बोला है कि पीपल को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम कर रहे हैं उन्हें इतना पैशनेट कर दो कि वो वेट ही ना कर पाए किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने का। मतलब हम कई बार होता है ना, कोई चीज़ हमें इतनी एक्साइटेड लगती है कि हम वेट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों में इतना एक्साइटमेंट भर दो कि वो वेट ही ना कर पाए उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का। तो ये क्या है, ये एनर्जी होती है, वो कम्पिटिटिव स्पिरिट होती है, और ये एबिलिटी टू स्पार्क एक्साइटमेंट टू अचीव रिजल्ट। तो ये कि स्पार्क होता है या एक्साइटमेंट होती है किसी भी रिजल्ट को अचीव करने के लिए। तो ये क्या है, सर्च फॉर लीडर्स हु हैव द सेम क्वालिटीज़। जिन लीडर्स के पास, किसी भी कंपनी में जिन लीडर्स के पास ये वाली क्वालिटी होती है कि अपने अंडर में जो भी लोग हैं उनसे काम करवा पा रहे हैं वो अच्छी तरह से, तो ऐसे लीडर को हमें क्या रखना चाहिए, अपने कंपनी में अपॉइंट करके रखना चाहिए। फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक इश्यूज़, हमें क्या करना चाहिए, वाइटल इश्यूज़ को क्या अंडरस्टैंड करना चाहिए, और क्या करना है, उन्हें रिकॉग्नाइज द टैलेंट नीडेड टू विन इन दोज मार्केट, और अपने जो उस टैलेंट को क्या रिकॉग्नाइज करना चाहिए अपने उस मार्केट को विन करने के लिए। उसने बोला है फिर नेक्स्ट इज़ फोकस ऑन मेन इशू, हमें क्या है, बिग पिक्चर पे ध्यान देना चाहिए। हर डिटेल को हमें क्या करने की ज़रूरत, देखने की ज़रूरत नहीं है। एवरी मिनट में हम सबसे क्या है डिटेल्स ले रहे हैं कि कंपनी में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि वी आर सीईओ। तो एज ए सीईओ हमारा जो ड्यूटी है वो बनती है कि बिग स्ट्रेटजीज़ को फाइंड आउट करना, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करना, ना कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। उसके लिए तुम ऐसे कुछ अपने ग्रेट पीपल को अपॉइंट करो, तुम्हारे मैनेजर्स हों या एम्प्लॉयज़ हों, जो कि इन चीज़ों का ध्यान रखें, और उनकी जॉब पे तुम ट्रस्ट करो कि वो अपनी जो जॉब कर रहे हैं वो क्या है, पूरे ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, और उनके एंड कंट्रीब्यूट देयर बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, और उन्हें भी अपना उस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूशन करने दें। इन्वॉल्व एवरीवन एंड वेलकम ग्रेट आइडियाज़ फ्रॉम एवरीवेयर। तो ये क्या कह रहे हैं कि हमें खुद ये नहीं होना चाहिए, हमें बॉसी टाइप के, ये हम मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे डिसीज़न लेने का, हर डिसीज़न लेने का डिसीज़न मेरा ही है, तो छोटा होगा या बड़ा होगा हर डिसीज़न मैं ही लूँगा। नहीं, हम ये डिसीज़न किसी के भी माइंड में आ सकते हैं। हो सकता है कि हमसे ज़्यादा बेटर आइडिया किसी और के माइंड में, किसी और मैनेजर के, किसी और एम्प्लॉय के माइंड में आए, और ऑफ कोर्स यू आर सीईओ, देन यू हैव अ ड्यूटी कि तुम इसे इम्प्लीमेंट करना है। अगर उनके आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है तो किस हद तक करना है, ये तुम्हारा डिसीज़न होगा। नेक्स्ट इज़ लीड बाय एग्जांपल, अपना एग्जांपल लोगों के सामने सेट करो जिससे कि लोग तुम्हें अपना आइडियल मानने लगे। तो जैक विल्च जो थे वो उन्हें मास्टरी थी किसमें, 3 E's में ऑफ लीडरशिप, एनर्जाइज, एनर्जी, एनर्जाइज, एज और एग्जीक्यूशन। तो ये 4 E's थे जिनमें कि
जैक विल्च को क्या थी, मास्टरी थी, और इन्हीं के से ही उन्होंने क्या है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट किया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का हम किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट कर रहे हैं, किसी भी वर्क को देख रहे हैं, उसे टाइमली डन कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कर रहे हैं हम मैनेजमेंट। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सोशल ऑब्जेक्टिव, उसके बाद हमारा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जब ये पढ़ते हो तो अपनी बुक भी साथ में लेके बैठे, जिसमें कि और पेंसिल भी साथ में लेके बैठे, जो तुम्हें आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे उसे साथ के साथ मार्क करते रहें, ठीक है। उस तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या बोला है कि मैनेजमेंट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी वर्क को सेट करने में और उसे कोई भी टास्क को सेट करने में और उसे अचीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि उन्हें बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव जो हैं ऑल एरियाज़ में अचीव करने होते हैं। तो उसमें कुछ सब लोगों के जो पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं। किस किस के इंटरेस्ट, शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट के उन्हें अगर कंपनी जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी तो उन्हें डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा। एम्प्लॉयज़ का क्या बेनिफिट है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो उन्हें बोनस भी या फिर अदर जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं उन्हें वो भी अच्छा मिलेगा। फिर है कस्टमर को क्या है, बेटर प्रोडक्ट मिलेगा। एंड द गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा मिलेगा। तो सबका क्या है ऑब्जेक्टिव उनको फुलफ़िल करना होता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन का कि यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज। तो उन्होंने बोला है कि अपनी जो ह्यूमन कैपिटल है, जो लोग हैं, पर्सन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनका फुली यूटिलाइज़ करो और जो मटेरियल है उसका फुली यूटिलाइज़ करो और उससे क्या निकालो, मैक्सिमम जो तुम्हारा आउटपुट है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करो। तो मैक्सिमम ये पॉसिबल एडवांटेज क्या है, टू फुलफिल द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। क्योंकि एक कंपनी को, कोई भी कंपनी जो है वो क्या करती है, पहले सर्वाइव होने की कोशिश करती है मार्केट में, उसके बाद वो प्रॉफिट अर्न करना शुरू करती है। सर्वाइवर का मतलब है अगर 10 रुपये की चीज़ है तो 10 रुपये में ही दे रही है वो। सिर्फ कंपनी अपने आप को पहले अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना जा रही है और उसके बाद अपना सर्वाइवल देख रही है। अगर कुछ सालों तक वो टिक गई है, उसके बाद वो उसे लगेगा कि मेरी मार्केट में कुछ पोजीशन बन गई है, उसके बाद वो प्रॉफिट पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की कोशिश करेगी। एट लास्ट उन्हें कुछ फ्यूचर ग्रोथ के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। तो ग्रोथ का मतलब है, आज मैंने एक पेंसिल का बिज़नेस शुरू किया, मेरा बहुत अच्छा चल रहा था, उसके बाद नेक्स्ट मैं पेन बनाने लगी, उसके बाद मैं अदर स्टेशनरी आइटम्स बनाने लगी। तो मेरे धीरे धीरे करके क्या है, जो प्रोडक्ट वो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रोथ कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है कि इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर सोसाइटी। हम सोसाइटी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, तो एज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट बिजनेस और नॉन बिजनेस हैज़ अ सोशल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, हम एज ए सिटीज़न हमारा भी अपनी सोसाइटी के टुवर्ड्स कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की भी किसी सोसाइटी के टुवर्ड्स जो है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो चाहे वो बिज़नेस हो या नॉन बिज़नेस हो, सबकी वो ऑब्लिगेशंस बनती है जो जिनकी उन्हें फुलफ़िल करना होता है। तो कह रहे हैं कि इसमें क्या आता है हमारा
यूजिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब हम कैसे अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट बनाकर जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हों जो कि वहाँ पे रहने वाले लोग हैं। उसके बाद है और डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड प्रोवाइडिंग बेसिक एमिनिटीज़ लाइक स्कूल्स और क्रचेज़ टू एम्प्लॉयज़, तो उन्हें क्या देने की कोशिश करें, डिसएडवांटेज पीपल, मतलब जो अंडर द जो कि लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं, और उन्हें क्या प्रोवाइड करना, बेसिक एमिनिटीज़ उन लोगों को जो उनके पास उनकी इनकम इतनी अच्छी नहीं है तो वो अपने बच्चों को स्कूल प्रोवाइड करने में भी एफिशिएंट नहीं है। उसके बाद एम्प्लॉयज़ अगर आपके उसमें ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे काम कर रहे हैं जिनके कि छोटे बच्चे हैं और नौकरी करना भी उनके लिए ज़रूरी है, तो उनके ऑर्गेनाइजेशन में ही क्रचेज़ का अरेंजमेंट किया जा सके जिससे कि बच्चे भी उनके अच्छे से देखभाल हो सके उनकी। नेक्स्ट इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत सारे डिफरेंट पर्सनैलिटी के लोगों से, डिफरेंट बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस और ऑब्जेक्टिव्स के लोगों से क्या होती है, बनी हुई होती है। वहाँ पे सब जो जितने भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम करते हैं उनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट जो हैं वो अलग अलग होते हैं, उनका बैकग्राउंड अलग अलग कल्चर से आते हैं, वो टेस्ट प्रेफरेंस सब चीज़ अलग होती है, तो दे ऑल बिकम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई देयर डाइवर्स नीड। तो वो क्या है, अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनके दीज वेरी फ्रॉम फाइनेंशियल नीड, उन्हें उनकी जो नीड्स हैं वो फाइनेंशियल नीड भी अलग अलग हो सकती है। किसी को कम्पिटिटिव सैलरी चाहिए, किसी को पर्क्स चाहिए, किसी को सोशल नीड्स चाहिए। पर्क होता है बेसिकली जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, मतलब हाउस रेंट अलाउंस मिल गए, तुम्हें टैक्स ट्रांसपोर्ट का अलाउंस मिल गया, तुम्हें टेलीफोन के बिल्स भी कंपनी भर रही है, इस तरह से कुछ वो मिल जाते हैं, पर्क्स मिल जाते हैं। सोशल नीड्स सच एज पीर रिकॉग्निशन, उन्हें कंपनी अच्छे से टाइम टू टाइम जो है उन्हें प्रमोट करती जा रही है और उनका कंपनी में भी अच्छा नाम है, सोसाइटी में भी अच्छा रिकॉग्निशन मिल रही है उन्हें। हायर लेवल नीड्स जो हैं वो भी फुलफ़िल कर सके वो अपनी। और तो ये क्या है, फिर कह रहा है कि मैनेजमेंट हैज़ टू रिकंसाइल पर्सनल गोल विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव फॉर हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी को अपने ऑब्जेक्टिव्स भी फुलफ़िल करने हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को भी अपने ऑब्जेक्टिव फुलफ़िल करने हैं, उनकी दोनों के ऑब्जेक्टिव्स में हार्मोनी बना के, और हम क्या कर रहे हैं, एक मैनेजमेंट को रिकंसाइल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमने बहुत सारे, हमने डायरेक्टली इम्पोर्टेंस नहीं पढ़ी है पर हमने फिर भी बहुत सारी बातें जान ली है कि मैनेजमेंट में की जो नीड है वो क्यों होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, ये हमने अभी पढ़ा है कि हमारी जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड नॉट फॉर इटसेल्फ बट फॉर अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम मैनेजमेंट किस लिए करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए। और उसके बाद मैनेजर का जो टास्क होता है वो कॉमन डायरेक्शन में सारे इंडिविजुअल को लेके जा रहा है और दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन के गोल को फुलफ़िल करने के लिए। उसके बाद है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट जो है वो हमारे काम को क्या है, एफिशिएंटली करता है, उसे इंक्रीज़ करता है एफिशिएंसी को। कैसे करता है, कॉस्ट को रिड्यूस करके, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करके और बेटर प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग करके, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट जो है क्रिएट्स ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो जो मैनेजमेंट है वो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। पहले मान लो मेरा कपड़ों का बिजनेस है, पहले लोग सिंपल सोबर कपड़े पहनना पसंद करते थे। आज के टाइम में कुछ ही मंथ में तुम्हारा जो
फैशन है वो चेंज हो जाता है, वो ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाता है। अगर मैं समर के कपड़े बना रही हूँ तो इस समर में हर समर में ऐसा होता है कि इस कलर, ये वाला कलर जो है वो ट्रेंड में है, अगली बार कोई और नया कलर ट्रेंड में आएगा, तो पहला वाला तो मेरा वेस्ट जाएगा ना। तो क्या है कि एनवायरनमेंट, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज होती जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, हमें इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन रेसिस्ट चेंज, हम क्या करते हैं, चेंज को रेसिस्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारे लाइफ में जो भी चेंज हो रहा है उसे क्या है रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ कि जब कुछ टाइम पहले जब है कंप्यूटर आए थे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वहाँ पे तो वो लोग काम कर रहे थे, बहुत टाइम पहले अपॉइंट हुए थे, जिनकी सर्विसेज को 20-25 साल हो गए थे। 20-25 साल का मतलब है वो पहले टाइप की जो मतलब एजुकेशन सिस्टम था उसमें पढ़े हुए थे। अब उन पे कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया, या तो तुम अपनी जॉब छोड़ोगे या फिर कंप्यूटर सीखोगे। तो वो रेसिस्ट करने की कोशिश करते हैं, अगर उसे छोड़ोगे तो गवर्नमेंट को भी वो होगा, नई रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी और लोग भी उसका अपोजिशन करेंगे, क्योंकि किसी के घर में बाय द चांस एक ही पर्सन है जो कमाने वाला है, उसकी भी जॉब चली जाएगी। तो ये क्या है, उन लोगों ने रेसिस्ट किया था ईजिली। ये नहीं है कि हाँ हमें नई टेक्नोलॉजी आई है उसके साथ हमें कोऑपरेट करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो काम है वो भी इजीली हो जाएगा और उससे पेपर वर्क भी, पेपर जो वेस्टेज होती है वो भी रिड्यूस होती है। तो क्या नाम, तो हमने क्या बोला है कि हम जो भी हमारे लाइफ में कोई चेंजेस आने वाला होता है उसे हम क्या करते हैं, रेसिस्ट करने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। तो इट ऑफन मीन्स मूविंग फ्रॉम ए फेमिलियर सिक्योर एनवायरनमेंट इनटू ए न्यू एंड मोर चैलेंजिंग वन। हमें रेसिस्ट करने का मतलब क्या है, हम एक सिक्योर फैमिलियर, हम पेपर वर्क करते आ रहे हैं बहुत टाइम से, हम तो हमारा काम, हम इसी काम से फैमिलियर है, तो हम तो यही काम करेंगे और सिक्योर एनवायरनमेंट में काम करेंगे। हम कोई भी न्यू चेंजेस नहीं लेके आना चाह रहे हैं अपने आप में, और ना ही हम क्या कर रहे हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट हेल्प करता है उन पीपल्स को अडॉप्ट करने में मोर चेंजेस को, और जो कम्पिटिटिव एज में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाए रखता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट इज़ मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनेजमेंट जो है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करता है। वो मैनेजर जो है मोटिवेट करता है, लीड करता है अपनी टीम को इस मैनर में कि जो इंडिविजुअल जो हैं वो अपने पर्सनल गोल्स को भी अचीव कर सकें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो मैनेजमेंट जो है वो सोसाइटी को डेवलप करने में भी अपनी हेल्प करता है। कैसे करता है, वो अपने जो ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टू सर्व पर्पस ऑफ द डिफरेंट ग्रुप दैट कॉन्स्टिट्यूट एक्ट इट। तो हमने अभी तक पढ़ा है कि सब लोगों के जो भी पीपल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनको डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। तो हमें क्या करना है, in the process of fulfilling all these, management helps in the development of organization and through it helps in the development of society। वो क्या करती है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को गोल को फुलफ़िल करने की कोशिश करती है, उसका ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करती है, जिससे कि वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में अपनी कंट्रीब्यूशन दे सके। और कैसे कर सके, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करके। अगर हम लोगों को अच्छे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो मिलेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी, या फिर हम कम पैसों में अच्छी क्वालिटी जो है वो गेन कर पाएंगे, सर्विसेज अच्छी मिल पाएगी, हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वहाँ के लोगों को, न्यू टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करेंगे हम विद ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल। लोगों की अच्छाई के लिए हम अच्छी टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करेंगे अपने, और कैसे पार्ट टुवर्ड्स लीड द पार्ट टुवर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट को लीड करते हुए हम क्या करेंगे, ये सारी जो ऑब्जेक्टिव है उन्हें फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे।
नेक्स्ट है हमारा नेचर क्या है मैनेजमेंट का, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो है वो ओल्ड सिविलाइजेशन है। तो ओल्ड सिविलाइजेशन मतलब बहुत पुराने टाइम से भी जो भी कोई स्कूल चला रहा है, कोई कॉलेज चला रहा है, कोई मंदिर मस्जिद इस टाइप के जो सोसाइटीज़ चला रहे हैं, वहाँ पे भी एक मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए इसे बोला है कि ओल्ड सिविलाइजेशन है मैनेजमेंट। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे ये मैनेजमेंट दे रखा है, इसके कॉनोटेशन दे रखे हैं, डिफरेंट कॉनोटेशन है जो कि हाईलाइट करती है डिफरेंट एस्पेक्ट को मैनेजमेंट के नेचर के। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि स्टडी ऑफ मैनेजमेंट जो है हैज़ इवॉल्व ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अलॉन्ग विद मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। ये जो मैनेजमेंट की स्टडी है वो टाइम के साथ क्या होने लगी, स्कूल्स में या बिजनेस स्कूल्स में पढ़ाई जाने लगी है। तो बोथ बेस्ड बोथ ऑन एक्सपीरियंस ऑन प्रैक्टिस ऑफ मैनेजर्स। जो मैनेजमेंट है वो कैसे आती है, हम बेस्ट मैनेजर कैसे बन सकते हैं, हमें बेस्ट मैनेजमेंट कैसे आ सकती है, एक्सपीरियंस से और प्रैक्टिस से। और उसमें कुछ सेट ऑफ थियोरेटिकल रिलेशनशिप भी होते हैं। हम थ्योरी पढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिकल में जाके प्रैक्टिस करते हैं, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम जाके काम कर रहे हैं, उससे हमें एक्सपीरियंस बन रहा है, उससे हम गुड मैनेजर बन रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोलता है कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो आर्ट क्यों हुई, क्योंकि ये हमारी स्किल पे बेस्ड होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अब तो चलो बिजनेस स्कूल्स हैं, MBAs करते हैं लोग और वो गुड मैनेजर्स होते हैं। तो पहले जो जितने भी बिजनेसमैन थे जो बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, वो क्या सारे अच्छे बिजनेस स्कूल से IIM करके आए हैं? नहीं, कुछ स्किल भी होती है हमारी किसी चीज़ को डेवलप करने की, मतलब किसी को मैनेज करने की। जैसे कि अगर तुम्हारे घर में बहुत अच्छा मैनेजमेंट है तो तुम्हारी मम्मा जो है वो बहुत अच्छी मैनेजर है, जिससे कि सारा काम जो है वो टाइम पे अवेलेबल मिल रहा है, सब कुछ टाइम से और प्रॉपरली वर्क हो रहा है घर पे। तो ये उन्होंने क्या ये घर चलाने की स्किल किसी बिजनेस स्कूल में जाके सीखी है? नहीं। तो आर्ट किस लिए कह रहे हैं हम मैनेजमेंट को? तो आर्ट इज़ द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिज़ायर्ड रिजल्ट। हम क्या करें, हमारी कोई भी स्किल होती है और उसे क्या करते हैं, और एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है जिसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, डिज़ायर रिजल्ट को अचीव करते हैं, एक्वायर करते हैं। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। तो सबसे पहले थियोरेटिकल नॉलेज होती है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, और देन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। हम स्कूल्स में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, कुछ बिज़नेस में क्या होता है, बिज़नेस कैसे सेटअप होता है। आपको क्या लगता है कि बिज़नेस कैसे सेटअप होता है और उसके प्रोसीजर पढ़ के आप बिज़नेस को सेटअप कर पाओगे? नहीं। तो आप लोग जब तक मार्केट में नहीं जाओगे, एक रियल वर्ल्ड में जाके उस चीज़ को नहीं देखोगे कि कैसे बिज़नेस में किसी पर्सन के साथ रह रहे हो, उसके बाद या फिर तुम अपना ही कोई बिज़नेस कर रहे हो और फिर देख रहे हो कि कहाँ कौन सा रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, कौन से हमारे वो बनते डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, किसके पास सबमिट कराने होते हैं, ये वो सारी चीज़ें क्या है जो तुम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाके देखोगे, हो सकता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो तुम्हारी थ्योरेटिकल नॉलेज से। जो थ्योरेटिकल नॉलेज होती है हमारे पास, फिर उसे अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं उनके बेसिस पे, अपने नॉलेज के बेसिस पे, फिर हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और उससे प्रैक्टिस से हमारी क्या होती है, और भी जो हमारी आर्ट जो है मैनेजमेंट करने की आर्ट जो है वो और भी निखर के आती है और हम एक बहुत अच्छे मैनेजर बनते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट एज ए साइंस। तो एज ए साइंस में क्या है, साइंस का मतलब मैंने पहले भी बोला था, किसी फैक्ट बेसिस पे बात हो रही है, ठीक है। तो साइंस क्या होती है, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ ऑफ और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज, जो कि एक्सप्लेन करती है कुछ ट्रूथ को और जनरल लॉज जो हैं
अब मैंने बोला कि रजिस्टर ऑफिस में जाके हमारे बुक में लिखा हुआ है कि जो हमारे सारे डॉक्यूमेंट हैं अपनी कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए हमें रजिस्ट्रार के पास क्या करने पड़ते हैं, सबमिट करने पड़ते हैं। तो ये रूल है। हम पेपर हो सकता है जो हमने बुक में पढ़े हों वो थोड़े से कम या ज़्यादा हो सकते हैं, पर रजिस्टर ऑफिस को रजिस्ट्रार को प्लस किसी पर्टिकुलर फ़ीस के साथ अपनी एप्लीकेशन फिल करानी है तो करानी है, वो बुक में भी होगी। प्रैक्टिकल नॉलेज जब तुम प्रैक्टिकलिटी में जाओगे और वहाँ पे जब सबमिट कराने जाओगे अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट तो रजिस्ट्रार ऑफिस में कराने पड़ेंगे। फिर उसके बाद तो ये क्या कह रहा है कि जनरल लॉज हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं। उसके बाद इसमें क्या है, फीचर्स क्या हैं इसके, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, और साइंस का मतलब भी क्या होता है, एक्सपेरिमेंट करना होता है। और यूनिवर्सल वैलिडिटी, यूनिवर्सल वैलिडिटी का मतलब होता है कि जो चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल है, वैलिड है, वो ही वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जाके तुम बिज़नेस कर लो, वहाँ पे वो सारी ही जो प्रोसीजर है या लॉज हैं वो क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। जैसे कि मैंने पहले भी एक जनरल एग्जांपल के थ्रू बताया था कि हम अगर ये कह रहे हैं कि सन जो है उसकी शेप जो है स्फेरिकल है, सॉरी अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल है, तो वो इंडिया में भी है, किसी बाहर कंट्री में किसी भी देश के कोने में चले जाओ वहाँ पे की बुक्स में यही पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो इसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है। तो ये क्या हुआ, साइंस हुआ। ठीक है, इसे तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।